जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जून 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बच्चों ने फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजों का, कुछ बातों का आपको खास तौर पर ध्यान देना है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करने जाएंगे, ऐसा ना हो कि आप फॉर्म के बीच में फंस जाएं या फिर आपका फॉर्म किसी भी कारणवश जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इन सभी सवालों का जवाब, आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, कौन सी गलतियां हैं जो कि आपने बिल्कुल नहीं करनी है, जो कि बहुत नॉर्मल है। हर एक बच्चा जो कि फर्स्ट टाइमर होगा वो ऐसी गलतियों का सामना करता है और इस चक्कर में उसका फॉर्म रह जाता है और उसको 6 महीना इंतजार करना पड़ता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आया हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस बार एनटीए ने चेंजेस किए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर जो है 16 अप्रैल से 7 मई तक आपके फॉर्म फिल होने हैं। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की है 8 तारीख। उसके बाद आपकी फी जो है 1150 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 600 और आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपए रखे गए हैं। यहां पर करेक्शन का जो विंडो है वो 9 मई से 10 मई रात को 11:59 तक खुला रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 से 30 जून टेंटेटिव रखी गई है। 3 घंटे का एग्जाम है, सीबीटी मोड में एग्जाम है। ऑफलाइन एक बार लिया गया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको हटा दिया है। अब एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन ही लिया जाएगा और बाकी सारी की सारी जानकारी आपको बाद में मिल जाएगी। इसके बाद अब यहां से जो है कहानी शुरू होती है। गाइस, कहानी ऐसे शुरू होती है कि सबसे पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपने पास हैंडी रखने हैं। आपका जो है मास्टर्स का जो आपकी डिग्री है या आपका जो है अभी चल रहा है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड पर आपका नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए जो आप फॉर्म में भर रहे हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसके अलावा जो है आपके पास आपका आईडी, आधार कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, है ना, आपकी जो है सर्टिफिकेट हो गए, ग्रेजुएट पढ़ाई लिखाई का काम हो गया। इसके अलावा जो और बहुत सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप किसी सर्टिफिकेट, किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं तो डिसेबिलिटी का भी आपके पास वो चीजें होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द कैंडिडेट्स फेलिंग इन द लिस्ट में मेंशन ओबीसी इन द कैटेगरी कॉलम। कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस। कैसे भरना है, कैंडिडेट जून 2025 को ऑनलाइन मोड में देंगे और स्टेप 1 आपने ऑनलाइन अपना ईमेल आईडी, है ना, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, वरना आपको बहुत ज्यादा समस्या आ सकती है। ये सब कुछ उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या जो कुछ थोड़ी बहुत गलतियां कर जाते हैं। और यहां पर जो है आपका स्कैन्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, उसका साइज यहां पर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर इसको डाल दूंगा। NTA does not edit, modify, alter any information entered by the candidate under any circumstances. कोई भी इंफॉर्मेशन एनटीए चेंज बाद में नहीं करेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि अभी आप एग्जाम देने चले जाओ, सब कुछ हो जाए, लेकिन बाद में आपके किसी भी तरीके के कुछ चेंजेस जो है एंटरटेन एनटीए बिल्कुल नहीं करेगा। तो जो फॉर्म भरना, फाइनली भरना और अच्छे तरीके से उसको मैच करके भरना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉशन फॉर फिलिंग द करेक्ट डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये करेक्ट डिटेल्स आपको देना है, राइट। उसके बाद अगली चीज जो यहां पर और ज्यादा लिखी गई है, आपके ईमेल्स, आपके फोन नंबर से रिलेटेड सारी की सारी चीजें लिखी गई हैं। नेक्स्ट विल बी योर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2025 का चैप्टर 1। मैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहां पर लेकर इसलिए आया हूं ताकि आपको जो है ज्यादा दिक्कत ना आए। यहां पर इस बार भी 3 स्टेजेस में जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, या 3 स्टेजेस में आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। पहला होगा आपका ओनली पीएचडी, दूसरा होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और तीसरा होगा आपका जीआरएफ, है ना। तो पहली वाली बात, आपका मास्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, आपका मास्टर्स को कंप्लीट करने का जो आपका दायरा है, अगर आप सिर्फ पीएचडी के लिए आपने अप्लाई किया है और आप मास्टर्स कर रहे हैं और आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका अगर पीएचडी निकल जाता है तो 1 साल के अंदर अंदर आपका मास्टर्स पूरा होना चाहिए। जी हां। दूसरी चीज, अगर आप नेट आपने कर लिया है ना, नेट हो गया है आपका और आपका जो है भी मास्टर्स नहीं हुआ है, तो अगले 2 साल में आपका मास्टर्स आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 बातें आपने बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। और अगर आप, तीसरी बात, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके 55% होने चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी, 50% होने चाहिए फॉर दी जो आपकी कैटेगरी दूसरी वाली जो स्पेशल कैटेगरीज होती हैं एससी एसटीज में। इसके अलावा
अगर आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर आप एनरोल्ड हैं, तो आपके 75% नंबर होने चाहिए, और तब आप सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी चीज में अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको समझनी है। ये देखिए, अवार्ड फॉर जेआरएफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यस यस एंड यस। कैटेगरी 2 है असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू पीएचडी, जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, यस और यस। कैटेगरी 3 नो नो एंड यस, है ना, पीएचडी के लिए सिर्फ यस। यहां पर देखिए बहुत ध्यान से, अगर आप बाद में पीएचडी का एंट्रेंस देने जाते हैं, अगर आप बाद में पीएचडी का एंट्रेंस देने जाते हैं, पीएचडी आपने निकाल लिया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पीएचडी का सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम करती हैं, और डायरेक्टली जो है आप वहां पर जाकर इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के अंदर 70% वेटेज आपके मार्क्स को दी जाएगी और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू को दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। 70% की वेटेज किसको दी जाएगी? आपके जो है मार्क्स को दी जाएगी, और 30% की वेटेज जो है आपके परफॉर्मेंस को दी जाएगी, जो कि आप इंटरव्यू में देंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्ट कमिटी ही डिसाइड करेगी। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान जो है आपने रखना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए, अगर आपने फॉर्म भरते हुए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने फॉर्म भरते हुए इन तीनों कॉलम्स अगर आप बिलोंग करते हैं, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर आपने इनको सिलेक्ट नहीं किया फॉर्म भरते हुए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जेआरएफ हो जाता है, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, किसी सर्कमस्टांस में नहीं मिलेगी। तो फॉर्म भरने से पहले अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आप इसका ध्यान रखिएगा जरूर, राइट, आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में भी आप एक बार देख लीजिए। 50 क्वेश्चन है, ये सबको पता है। सीबीटी मोड है, पेपर 1 के 50, पेपर 2 के 100, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम, आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स यहां पर अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में नेगेटिव मार्किंग का होना जो है कहा जा रहा है, बातें आ रही हैं कि शायद हो जाए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि भैया अभी जो एक आध और अटेम्प्ट बचा है दिसंबर तक या यही वाला, इसको बहुत सीरियसली ले लो। कभी एकदम से बॉम्ब गिर जाएगा नेगेटिव मार्किंग का तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, जनरल, अनरिजर्व्ड, ग्रीन, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के 55% नंबर होने चाहिए, हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55%, और बाकी सारों के 50% होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है ना। यहां पर कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग द मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर। यार इस बार ना ये थोड़ा सा पंच है इसमें, यहां पर लिखा है अपीयर्ड फॉर द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर और हु रिजल्ट इज अवेटेड, हु क्वालिफाइड एग्जामिनेशन हैज बीन डिलेड में ऑल्सो बी फॉर द टेस्ट। यहां पर पहले ऐसा होता था कि ना अगर आप पहले साल में भी हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है फाइनल ईयर के अंदर अगर आप हैं तो आप तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो इस बात का जो है एनटीए से क्लैरिफिकेशन मांगने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी तो इन्होंने यहां पर यही लिखा है कि फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप यहां पर इसको फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगली चीज, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर की बात की गई है। 50 पीएचडी डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर irrespective of date of declaration of the result shall be eligible for relaxation of 5। अगर आप पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर हैं और 19 सितंबर 1991 से पहले है, अगर आपकी पीएचडी रिजल्ट की कोई मायने नहीं है तो 5% का आपको वहां भी रिलैक्सेशन मिलेगा, राइट। और 4 साल का अगर आपने कोर्स किया है, यहां पर देखिए 4 साल का या 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री आप कर रहे हैं तो मिनिमम 75% नंबर आपके होने चाहिए। 5% यहां भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4-year अंडरग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी। प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी, ठीक है ना। द कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग 4 years 8 semester बैचलर डिग्री आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर में ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। अगर आप आखिरी सेमेस्टर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। Such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the award of GRF and admission to PhD only after fulfilling the बाकी अभी तो है आप सिर्फ पीएचडी के लिए ही जाएंगे, बाद में जो है आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अभी अगर आप 8 साल के 8 सेमेस्टर या 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में हैं तो आप अभी सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं टू पीएचडी ओनली। ओके, चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए,
जो कि आपके समझ में आनी चाहिए जब आप एग्जाम का फॉर्म फिल करने जाएं। The eligibility in NET will depend on the performance of the candidate in both the sections, NET in aggregate। बच्चे सोचते हैं सर पेपर 1 ना पढ़ें, पेपर 2 पढ़ लें, दोनों पढ़ने पड़ेंगे तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, एग्जामिशन किस किस को मिल सकता है? एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट, स्लेट shall remain minimum eligibility condition for requirement and appointment of assistant professors। नेट चाहिए, सेट चाहिए या स्लेट चाहिए, तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सोच रहे हैं बिना नेट के हो जाएगा पार मामला, तो नहीं हो पाएगा। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी एज जेआरएफ के लिए 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, अगर एग्जामिनेशन जून में होता है तो 1 जून तक आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए, तो ही आपका जो है यहां पर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। फिर भी वहां पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। स्पेंट ऑन रिसर्च इन द रेलेवेंट रिलेटेड सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, तो यहां पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन इन एज विल बी परमिसेबल टू द एलएलएम डिग्री, है ना। रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेज, और ये सारी की सारी रिलैक्सेशन भी है यहां पर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या एडमिशन टू पीएचडी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन, यहां पर कोई भी अपर लिमिट नहीं है। तो जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी थी। 15% जो है शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, 7.5 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, 27% ओबीसीज के लिए हैं, 10% जनरली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हैं। तो ये आपकी एक रिजर्वेशन का भी बात यहां पर लिखी गई है, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। जो भी आपका डाउट हो या जो भी आपकी परेशानी हो, तो वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरीके से आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। यहां पर मेन बात यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए, राइट। दूसरी बात यह कि फॉर्म भरते हुए कोई छोटी सी गलती आपका 6 महीने का नुकसान करा सकती है। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।